जो बंद होते हमारे स्कूल हैं या फिर जहाँ पे छात्रों की संख्या कम है या जहाँ शिक्षा के लिए पलायन हुआ है, क्या NEP 2020 कुछ अनुकूल प्रभाव डालेगी? मातृभाषा में विद्यार्थी को एलिमेंट्री एजुकेशन यदि मिलेगी तो विद्यार्थी किसी प्रकार के कॉम्प्लेक्स का शिकार नहीं होगा। 5+3+3+4 ये एलिमेंट्री एजुकेशन से लेके और 12वीं तक की पढ़ाई का ये फॉर्मूला है। जैसे कि सुनने में आ रहा था कि अब UGC और AICT जो हमारे होते थे वो अब उस तरह से इफेक्टिव नहीं रहेंगे। तो वन नेशन वन स्टूडेंट, उसको एक बार रजिस्टर्ड हो गया तो वो आइडेंटिफाइड हो जाएगा कहीं पर भी। हर विद्यार्थी को ऑनर्स विद रिसर्च नहीं मिलेगा। ऑनर्स तो सबको मिलेगा जो 4 साल में जाएंगे, लेकिन विद रिसर्च उन्हीं विद्यार्थियों को मिलेगा जिनका स्कोर 7.5 से ऊपर का है। कि पहाड़ी क्षेत्रों में सर अभी भी इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी उतनी स्मूथ नहीं है जितनी कि शहरों में है। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कई डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विद्यार्थियों को शिक्षण सामग्रियां उपलब्ध है, उनको दिखाने की व्यवस्था भी विद्यालयों में की जा रही है। उत्तराखंड राज्य में पर ईयर हमारे कुछ स्कूल जो है वो बंद होते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं पलायन जो है वो एजुकेशन के लिए भी हो रहा है। तो क्या इस शिक्षा नीति से हमारे उत्तराखंड को कोई विशेष इस तरह का फायदा होने वाला है? प्रधानमंत्री जी ने 2022 में कहा था विकसित भारत 2047। दूसरा था गुलामी की मानसिकता से मुक्ति। विकसित भारत कैसे बनेगा? शिक्षा की गुणवत्ता से। गुलामी की मानसिकता से मुक्ति कब मिलेगी? जब आप मातृभाषा में अध्ययन करके जाएंगे, कॉन्फिडेंस के साथ रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं माधुरी जबराल और स्वागत है आप सभी का द DMD पॉडकास्ट में। आज हमारा पॉडकास्ट NEP 2020 को लेकर है। जैसा कि आप अक्सर देखते हैं कि हम लोग किसी न किसी एक विषय को लेकर अपने पॉडकास्ट में आते हैं और उस पर विस्तार से हमारी एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा होती है। तो आज NEP 2020 को लेकर हमारे बीच हैं प्रोफेसर हरीश चंद्र पुरोहित जी, जो कि स्कूल ऑफ मैनेजमेंट दून यूनिवर्सिटी में डीन के पद पर हैं और 30+ ईयर्स का उनको टीचिंग प्लस रिसर्च एक्सपीरियंस है। स्पेसिफिकली जो है वो एजुकेशन के फील्ड में उनका काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट भी है और काफ़ी अच्छी उनके रिसर्च भी है। तो NEP 2020 मुझे जानकारी है कि अभी हमारे 5 साल हो गए NEP 2020 को लागू हुए। कितने लोग हम लोग उनमें अवेयर हैं? क्या उनकी विशेषता है NEP 2020 जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें क्या लूप होल्स हैं? कितना हद तक वो कारगर है और जो एजुकेशन पॉलिसी थी उससे जो हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी है किस तरह से अलग है? इन सारे विषय को लेकर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आप बने रहिए इस चर्चा में और स्वागत करते हैं प्रोफेसर हरीश चंद्र पुरोहित जी का। सर बहुत स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। तो सर जैसा कि आपका इतना बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है आपका इसमें एजुकेशन फील्ड में, तो NEP 2020 जैसे कि 5 साल इसको हो चुके हैं अभी हम जुलाई 2025 में। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करें कि NEP 2020 की विशेषताएं क्या है, मतलब कैसे ये पिछली वाली जो हमारी पॉलिसी थी एजुकेशन पॉलिसी उससे अलग है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने किया जी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जुलाई 29 से ये लागू हुई और आज लगभग देश के हर राज्य में, हर शिक्षण संस्थान में ये लागू हो चुकी है। आपका जो प्रश्न है, एक तो यह शिक्षा नीति इस 21वीं शताब्दी की पहली शिक्षा नीति है। अच्छा। क्योंकि इससे पहले कोई शिक्षा नीति इस शताब्दी में नहीं आई, वो पिछली सदी की थी। तो ये शताब्दी तो ये एक बड़ी उपलब्धि है कि हम शिक्षा के प्रति गंभीर हैं और शिक्षा को हम सुधारना चाहते हैं। इसका मतलब ये संदेश है। इससे पहले जो शिक्षा नीति आई तो 68 में आई थी, 1968, फिर 1986 में आई। अच्छा। उसमें कंप्यूटर क्रांति या टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन के रूप में हम उसको देखते हैं और उसके बाद स्लाइड उसमें थोड़ा सा चेंज भी हुआ था 92 में। लेकिन आप देखें कि 1986 से लेके 2020 लगभग 34 वर्ष, 3 दशक से भी अधिक समय के कालखंड के बाद देश को एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्राप्त हुई है। इस शिक्षा नीति के जो मुख्य आयाम हैं वह इक्विटी और इंक्लूसिविटी है। अच्छा। इक्विटी का मतलब यह है कि सभी वर्गों का, और इंक्लूसिविटी का मतलब है कि उसमें समाहित किया जाए, समाज के प्रत्येक वर्ग को शिक्षा के अंदर, शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जाए, यह इसका उद्देश्य है। और उस उद्देश्य को साकार करने के लिए कैसे गांव का विद्यार्थी, कैसे बालिकाएं, खासतौर से यदि आप उसको देखेंगे तो उसमें प्राइम मिनिस्टर जो पोषण अभियान है उसके तहत मध्याह्न पौष्टिक भोजन दिया जा रहा है। बिल्कुल। और उसके कारण से एलिमेंट्री और सेकेंडरी एजुकेशन का जो एनरोलमेंट है वो 91% से भी ज़्यादा है। उसको 100% सरकार
अगले 5 सालों में करना चाहती है। उसी प्रकार से प्राइम मिनिस्टर्स स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, कई केंद्रीय विद्यालयों को उच्चीकृत किया जा रहा है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए जा रहे हैं इस तरह से, ताकि पीएम श्री जिनको कहते हैं, तो राइजिंग इंडिया के लिए ऐसे स्कूल अभी 14,500 से भी अधिक स्कूलों को इस श्रेणी में अपग्रेड किया गया है। उनका ढांचागत विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी वाइज। अटल उत्कृष्ट विद्यालय भी इसी में वो अलग है। अच्छा, वो अलग है। ये पीएम श्री अलग है। श्री वाले जी, अटल उत्कृष्ट विद्यालय अलग है, जवाहर नवोदय विद्यालय अलग है, राजीव गांधी विद्यालय अलग है। ऐसे कई तरह के विद्यालय देश के अंदर संचालित हैं। लेकिन ये पीएम श्री में जो प्राइम मिनिस्टर से स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, इसमें केंद्रीय खासतौर से सेंट्रल स्कूल को फोकस किया गया है ताकि उनके अंदर इसको हम आगे बढ़ा सकें। दूसरा, इक्विटी की जो सबसे बड़ा, ये तो खैर इंफ्रास्ट्रक्चर का संबंधित है, लेकिन जो सबसे बड़ी क्षमता इसके अंदर है वो है मातृभाषा में विद्यार्थी को एलिमेंट्री एजुकेशन यदि मिलेगी तो विद्यार्थी किसी प्रकार के कॉम्प्लेक्स का शिकार नहीं होगा। होता क्या कि जब कोई भी बच्चा स्कूल जाता है तो हम उसको एक अलग भाषा में उसको प्रशिक्षण देते हैं, उसको शिक्षा देते हैं, और जब वो उस अलग भाषा जो उसकी मातृभाषा से मैच नहीं करती, जब उसको सीखने की कोशिश करता तो उसका पूरा फोकस ज्ञान के बजाय उस लैंग्वेज पे केंद्रित हो जाता है, और यहाँ से कहीं ना कहीं एक कॉम्प्लेक्स भी विद्यार्थी के मन में पनपना शुरू होता है। तो सबसे बड़ी इसके अंदर यह है कि हर व्यक्ति अपनी मातृभाषा में, 22 हमारी भाषाएं हैं यदि, और बोलियां भी हैं, लोकल डायलेक्ट्स हैं, यदि उसी में स्कूल का अंदर विद्यार्थी को शिक्षण होगा तो सीखना बहुत ही रुचिकर होगा। क्योंकि उसको वहाँ जा करके, क्यों विद्यार्थी भागते हैं स्कूल से, क्योंकि वहाँ का जो शिक्षण विधि है वो अलग है। यदि घर के जैसे माहौल वहाँ मिलेगा, जो जिस वातावरण में, जिस भाषा में विद्यार्थी की सोच विकसित हुई है, यदि स्कूल के अंदर विज्ञान के कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला उसी बोली भाषा में उसके सामने रखे जाएंगे तो उसको रुचिकर लगेगा। तो ये सबसे बड़ा इक्विटी इसके अंदर है। इंक्लूसिविटी में बालिकाओं की शिक्षा, ट्राइबल कम्युनिटी के अंदर विद्यार्थियों के लिए किस प्रकार से शिक्षा हो, और जो डिफरेंटली एबल्ड कैटेगरी के विद्यार्थी हैं जिनको हम फिजिकली चैलेंज्ड कैटेगरी में शामिल करते हैं, इनके लिए अलग से प्रोविजन किए गए। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में 490 से भी ज़्यादा हॉस्टल अब तक बन चुके हैं, क्योंकि बालिकाओं को कई दूर बार ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, कहीं पे स्कूल नहीं है, तो ऐसे बालिकाओं की पढ़ाई न छूटे उसके लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में छात्रावास उन्हें उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उसी प्रकार से जनजातीय क्षेत्रों में, क्योंकि उनकी जनसंख्या, उनकी आवास या उनकी लोकेशन कह सकते हैं, थोड़ा बिखरी हुई होती है, स्कैटर्ड होती है, तो ऐसी जगह भी धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत लगभग 700 हॉस्टल्स अब तक बन चुके हैं, 692 से भी ऊपर। तो ताकि ट्राइबल कम्युनिटी का विद्यार्थी भी शिक्षा से, एनईपी आने के बाद है, एनईपी आने के बाद है। उसी तरह से जो डिफरेंटली एबल्ड कैटेगरी के विद्यार्थियों के लिए मैंने कहा, कई प्रकार की जो फिजिकली चैलेंजेस होते हैं, कई प्रकार के होते हैं, दिव्यांग जिनको कहते हैं, तो कई कैटेगरीज के होते हैं। उनके लायक शिक्षण या इंफ्रास्ट्रक्चर या वहाँ का इकोसिस्टम कैसे उन विद्यार्थियों को आकर्षित करेगा, उनके लिए सुलभ होगा, इसके लिए एक अभियान है प्रशस्त योजना। प्रशस्त का मतलब है कि प्री असेसमेंट होलिस्टिक स्क्रीनिंग टूल, ये स्कूल को दिए जाएंगे ताकि वो दिव्यांगता का पता करें और उसके हिसाब से डिवाइस प्रिक्योर करें, उस प्रकार की टेक्नोलॉजी लाएं। किसी को सुनने में दिक्कत है, किसी को देखने में दिक्कत, हर तरह का नहीं है, किसी को चलने की दिक्कत है, तो इस प्रकार के लगभग 1 दर्जन दिव्यांगता की पहचान करके उनके लायक शिक्षण हो। तो ये इंक्लूसिविटी का कंपोनेंट है। दूसरा जो 5+3+3+4, ये एलिमेंट्री एजुकेशन से लेके और 12वीं तक की पढ़ाई का ये फॉर्मूला है। उसमें बाल बाटिका 1, 2, 3 और क्लास 1, 2, ये 5 साल का समय विद्यार्थी 3 वर्ष की उम्र से लेके 8 वर्ष की उम्र तक इस सेकंड क्लास तक पढ़ाई करेगा। अच्छा। उसके बाद 5+3 में दूसरी क्लास से लेके 5वीं तक जाएगा, 3 साल का पीरियड वहाँ पे रहेगा। तो वहाँ पे उसकी उम्र हो जाएगी 8 से 11 साल। फिर वो जब 8वीं के बाद, 5वीं के बाद 8 तक जाएगा, 6वीं 7वीं 8वीं 3 साल फिर यहाँ पे रहेगा, वहाँ पे उसकी उम्र हो जाएगी 11 से 14 साल। फिर वो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं 4 साल वहाँ पे रहेगा, वहाँ पे उसकी उम्र हो जाएगी 14 से 18 साल। तो ये जो 18 वर्ष तक विद्यार्थी 12वीं क्लास में जाएगा, और इसको क्रेडिट भी है, 5 पास करेगा तो क्रेडिट 1 है। अच्छा। नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क में 4 फेज में, पहले 10+2 बोलते थे, अब 5+3+4 है। तो ऐसे 12वीं क्लास करने पर उसको 4 क्रेडिट मिलेंगे। अच्छा। पहली 5वीं क्लास में 1 क्रेडिट,
8वीं में 2 क्रेडिट, 10वीं में 3 और 12वीं क्लास करके वो आएगा तो 4 क्रेडिट उसके पास होंगे। अब वो 4 क्रेडिट के बाद आएगा विद्यालय में, महाविद्यालय में या विश्वविद्यालय में। तो वहाँ पहले साल में यदि उसने पढ़ाई की 2 सेमेस्टर, पहला वर्ष यदि वो छोड़ के जाना चाहता है तो उसको मिलेगा सर्टिफिकेट, तो क्रेडिट हो जाएंगे 4.5। उसके अगले साल सेकेंड ईयर में जाएगा तो उसको मिलेगा डिप्लोमा, उसको क्रेडिट होंगे 5। तीसरे वर्ष में जाएगा तो वो यदि उसके अगले साल जाने पर तीसरे साल में एग्जिट कर सकता है तो वहाँ पे उसको मिल जाएंगे 5.5, यदि वो एग्जिट करता है। तो उससे आगे जाता है तो वो 6 क्रेडिट में 4 साल का, अब 4 साल का ग्रेजुएशन है। ऑनर्स के साथ सारी जो एडमिशन्स हैं वो 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम के लिए हैं। तो 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम में वो 6 क्रेडिट उसके पास होंगे। यदि वो आगे जाना चाहता है तो वहाँ पे उसको पीजी डिप्लोमा भी वो ऑप्ट कर सकता है, और रिसर्च के साथ ऑनर्स की डिग्री उसको मिलेगी। ऑनर्स की डिग्री के साथ रिसर्च उनको दिया जाएगा, ऑनर्स विद रिसर्च, जिनका क्रेडिट CGPA 7.5 से ऊपर है। यानी कि हर व्यक्ति, हर विद्यार्थी को ऑनर्स विद रिसर्च नहीं मिलेगा। ऑनर्स तो सबको मिलेगा जो 4 साल में जाएंगे, लेकिन विद रिसर्च उन्हीं विद्यार्थियों को मिलेगा जिनका CGPA यानी जिनका स्कोर 7.5 से ऊपर का है। मतलब जिनका पीछे का पूरा रिकॉर्ड और हाँ, सब चौथे साल तक, तीसरे साल तक जिनका 7.5 है वही रिसर्च में जाएंगे, लेकिन मतलब ऑनर्स नहीं, जैसे अभी तक होता था कोई भी रिसर्च जी, कर जी, सकता था, नहीं, अब ऐसा उसमें नहीं। चेंजेस जी, एक वो 2 साल के पीजी में जाएगा, फिर तीसरे साल में यदि वो ड्रॉप करता है तो 2 साल का पीजी उसके लिए है। तो कुल मिला के PhD तक जो है टोटल क्रेडिट 8 है, पीजी करेगा तो 7 है, और जैसे ग्रेजुएशन करके गया तो 6 है, पीजी फर्स्ट ईयर में फिर 6.5 है। तो इस तरह से 1 से लेके 8 तक के तो क्रेडिट। इन क्रेडिट्स का कोई विशेष ऐसा क्रेडिट इनका ये फायदा है कि आज गवर्नमेंट ने ये व्यवस्था इसमें कर दी कि प्रत्येक विद्यार्थी के जो क्रेडिट हैं वो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में उसके डिपॉजिट होंगे, और ये डिजी लॉकर के अंदर होगा। तो डिजी लॉकर पे ये क्रेडिट उसके चले जाएंगे, और उसको एक आईडी दी जाएगी जिसका नाम है अपार। अपार आईडी 12 डिजिट की है, और अपार का मतलब है ऑटोमेटेड जनरेट होगा ना, परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री 12 डिजिट की हर विद्यार्थी के पास होगी। अच्छा, मान लीजिए वो फर्स्ट ईयर के बाद छोड़ना चाहता है, BA करने के बाद, और फिर 2-3 साल के बाद वो कहीं जाना चाहता है, तो किसी और जगह पे मल्टीपल एग्जिट मल्टीपल एंट्री का इसमें विकल्प है, जो पहले नहीं था। पहले यदि आपने फर्स्ट ईयर करके कोई विद्यार्थी BA फर्स्ट ईयर या BSc फर्स्ट ईयर करके छोड़ दिया, हाँ छोड़ दिया, तो वो छूट जाता था। अब ऐसा नहीं है, अब वो कभी फिर से शुरू कर सकते, फिर कर सकता है। उसके क्रेडिट वहाँ पे हैं, वो वहीं से आगे करेगा जहाँ उसका ड्रॉप हुआ है। तो सर एक चीज जो मुझे समझ आ रही है, ये ऑलमोस्ट मतलब पुरानी वाली से नहीं है, लेकिन एक चीज जो हम सबसे ज्यादा फेस करते हैं एजुकेशन पॉलिसी में, आपने भी देखा होगा कि हमारे यहाँ लगता है कि सबको सब कुछ पढ़ाना है। क्या उसमें भी थोड़ा सा चेंजेस आए? जैसे हमारे यहाँ देखा होगा कि 10th तक हमको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं, 10th के बाद आप स्ट्रीम अपने अकॉर्डिंग चुन सकते हैं, आप ह्यूमैनिटीज लेंगे, आप कॉमर्स लेंगे। तो हमारे यहाँ जर्नल ये बोला जाता है कि सबको सब कुछ ही पढ़ाया जाता है। क्या ऐसा कुछ है कि हम बेसिक्स से ही शुरू कर दें कि किसको कहाँ जाना है, या जैसे इसमें विषय को व्यावसायिक चयन करने की विद्यार्थी के पास विकल्प उपलब्ध है। यदि आप साइंस में चले गए, अब आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आपका इंटरेस्ट साइकोलॉजी में भी है, तो आप ग्रेजुएशन से ही, क्योंकि डिसिप्लिन स्पेसिफिक है 10th के बाद ही वो अभी भी चॉइस कॉलेजेस में। अच्छा, कॉलेजेस में है। हाँ, डिसिप्लिन तो अब खत्म हो रहा है ना धीरे धीरे। डिसिप्लिन को तो ऐसा है कि जैसे आपने साइंस, अभी तो क्योंकि आप कॉलेज में आ गए, आप तो NEP से आए नहीं, बिल्कुल। NEP तो अभी 5वें साल में है, तो विद्यार्थी तो बहुत देर बाद कॉलेज में आएगा। लेकिन जो विद्यार्थी अभी कॉलेज में आ गया, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, और वो साइंस स्ट्रीम का विद्यार्थी है, और उसका इंटरेस्ट किसी और थिएटर में है, या म्यूजिक में है, या उसका इंटरेस्ट साइकोलॉजी में है, या किसी और डिसिप्लिन में यदि उस विद्यार्थी का इंटरेस्ट है, तो वो ऐसे सब्जेक्ट को माइन ऑप्ट कर सकता है। तो इसको जेनरिक इलेक्टिव कहते हैं। एक 5 कैटेगरी है सिलेबस की। पहला जो कैटेगरी है वो है डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर सब्जेक्ट है। दूसरा है डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव, जिसमें जेनरिक कोर्सेज होंगे। तीसरा है उसके अंदर एबिलिटी इन्हांसमेंट। उसमें चौथी कैटेगरी है स्किल इन्हांसमेंट, और लास्ट है वैल्यू एडेड। तो ये पाठ्यक्रम कुल 5 डायमेंशन या 5 कंपोनेंट्स के अंदर विभक्त है। तो उन 5 में यदि विद्यार्थी को अपने कोर सब्जेक्ट के साथ जेनरिक इलेक्टिव के कोर्स ले रहा है, 4 क्रेडिट का, यदि उसने एक सेमेस्टर में लिया, 4 साल का ग्रेजुएशन है, उस 4 साल के ग्रेजुएशन में यदि वो 8 सेमेस्टर तक उस 4 क्रेडिट के सब्जेक्ट को लेता रहेगा, साइकोलॉजी को एक पेपर पढ़ता रहेगा, तो उसको चौथे साल में जब वो
अपनी बीएससी के साथ उसको साइकोलॉजी की माइनर डिग्री भी मिलेगी, जो पहले नहीं थी। वो भी मिल जाएगी साथ में। यदि कोई बच्चा बीटेक कंप्यूटर साइंस का विद्यार्थी है और बीटेक कंप्यूटर के साइंस के साथ वो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या एमबीए में बीबीए के कोई सब्जेक्ट लेना चाहता है मैनेजमेंट का, तो मैनेजमेंट का वो 4 साल तक 8 सेमेस्टर तक एक पेपर लेगा, एक लेता रहेगा ना, एक फर्स्ट सेमेस्टर में, एक सेकंड में, एक थर्ड, ऐसे 8वें सेमेस्टर लेगा और उसके टोटल क्रेडिट हो गए 32, और तो उसको माइनर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मिल जाएगा, माइनर डिग्री ग्रेजुएशन में। डिग्री भी उसको साथ। तो कल के दिन वो यदि किसी कॉर्पोरेट में जाता है तो कंप्यूटर तो जानता ही है, उसने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में भी अंडर ग्रेजुएशन में बेनिफिट मिलेगा और वो और लर्निंग भी होगी। तो ये जो सब्जेक्ट या डिसिप्लिन की जो एक दीवार थी, उसको इसमें काफी हद तक विद्यार्थी के सामने, मतलब स्टूडेंट सेंट्रिक है, स्टूडेंट सेंट्रिक है, क्योंकि स्टूडेंट अपनी रुचि से ले सकता है। ऐसे तमाम वैल्यू एडेड के अंदर भी ऐसे हैं, एबिलिटी इन्हांसमेंट में जो विद्यार्थी को लैंग्वेज सिखानी है तो उसको और भी प्रोफिशिएंसी उसके अंदर आएगी। तो ऐसे विषय इसके अंदर जोड़े गए हैं। तो सर जैसे आपने अभी एक चीज बोली थी कि इसमें मातृभाषा को भी इंक्लूड किया कि आपको मातृभाषा में पढ़ाना। जी। अब जैसे अगर हम उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य की बात करें, तो यहाँ पे जैसे गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी हमारी जो है वो लोकल जो लैंग्वेजेस हैं, जो हमारी मातृभाषा है यहाँ पे, तो आपको क्या लगता है कितना व्यवहारिक रहेगा ये? क्या ये फिजिबल है इनको? हमारी यूनिवर्सिटी में ये पाठ्यक्रम बच्चे ले रहे हैं और हम पढ़ा रहे हैं इसको। अच्छा। और गढ़वाली, कुमाऊनी और बंगाली भी हैं, जैसे कोई टीचर बंगाल का है या कोई पंजाब का है, तो ये सब्जेक्ट वो टीचर्स पढ़ा रहे हैं। तो ये स्कूल लेवल पे शुरू हो चुका है हमारे? स्कूल का तो पहले से ही शुरू है, स्कूल में तो चल ही रहा था, ये यूनिवर्सिटी लेवल पे भी है। अच्छा। तो यूनिवर्सिटी लेवल पे भी चल रहा है। कैसे दिख रहा है आपको? देखिए, लोगों में रुझान है, लोग सीखना चाहते हैं विद्यार्थी, क्योंकि अब तक विकल्प नहीं थे तो लोग लेते नहीं थे। और यदि आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति को इतने 5 साल के अंदर ही हम उसको एनालिसिस करें तो बहुत जल्दी है, इसके परिणाम हमको देखने, आगे थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन इसमें विद्यार्थी को केंद्र में रख के इसकी डिजाइनिंग की गई। जैसे ग्रेजुएशन यदि वो फर्स्ट ईयर को एग्जिट करता है तो बिना स्किल डेवलपमेंट के पाठ्यक्रम के वो जा नहीं सकता। उसने क्या सीखा, सर्टिफिकेट ले रहा तो उसको स्किल का कोर्स हमको कराना पड़ेगा, यानी कि उसको हमको कौशल से युक्त करना है विद्यार्थी, कोई ना कोई कौशल उसको जी, है। उसके सब्जेक्ट पाठ्यक्रम के अंदर, और उसके अंदर वो कौशल विकास करके हमको उसको देना है, विद्यार्थी को डेवलप करना है, एक उद्यमी के रूप में हो सके या एक मतलब स्किल्ड वर्क फोर्स के रूप में वो तैयार हो। ये शिक्षा का उद्देश्य ये भी है कि व्यक्ति को हुनर बनाए हम लोग। हाँ, मतलब ऐसा ना हो कि सिंपल उसके एक प्लेन एजुकेशन और फिर आगे हम बेरोजगारों की लाइन में उसे खड़ा कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ ना कुछ एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो आधारभूत उद्देश्य है वो विद्यार्थी को जिज्ञासु बनाने का है, उसको रटना नहीं है। क्योंकि मैंने पहले बताया कि यदि वो स्कूल जाता था तो वो कोई ना कोई जो लैंग्वेज वहाँ पढ़ाई जाती थी वो रट के जाता था। अब उसको रटना नहीं है, उसको जिज्ञासु बनाना है। और इसका उद्देश्य है कि विद्यार्थी को निपुण बनाना है। निपुण का मतलब है कि नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। तो ये निपुण का फुल फॉर्म है कि नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग, यानी पढ़ना भी आना चाहिए, समझना भी, और न्यूमरेसी भी, अंक का। ये बेसिक स्कूल के अंदर विद्यार्थी को इतना स्किल्ड करके, इक्विप करके वो आगे भेजेंगे। और उसका जो मूल्यांकन की जो पद्धति है वो भी इसमें बदली हुई है। अच्छा। उसमें लिखा गया कि बच्चे का जो इवोल्यूशन होगा उसमें टीम काम कर रही है, काफी बड़े लेवल पर भी काम चल रहा है, लगातार इसके अंदर काम हो रहे हैं। तो उसको जो इवोल्यूशन होगा विद्यार्थी का वो परखा जाएगा, उसका नाम है परख, परफॉर्मेंस एनालिसिस रिव्यू। यानी परफॉर्मेंस एनालिसिस रिव्यू परखना मतलब कंटिन्यूअस उसको परखा जा रहा है। एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, इसलिए विद्यार्थी का होलिस्टिक डेवलपमेंट इसके अंदर है जो मूल्यांकन के अंदर सम्मिलित होगा। तो परखा जाएगा विद्यार्थी को, परफॉर्मेंस एनालिसिस रिव्यू, असेसमेंट रिव्यू, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो कंटिन्यूअस विद्यार्थी शिक्षक के संपर्क में, और शिक्षक उसका इवोल्यूशन कर रहे हैं कि भाई इसने क्या सीखा, जो भी इसका परफॉर्मेंस कैसा है, मतलब क्लासरूम परफॉर्मेंस टाइम पे आ रहा है कि नहीं आ रहा, जो असाइनमेंट दिए गए हैं वो असाइनमेंट पूरे हुए कि नहीं हुए, जो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग है। अगर हम वैसा बोलें तो जैसे ये होता था कि कई लोग रात में एग्जाम के 1-2 रात पढ़ के और उनके मार्क्स आ जाते थे, अब सिर्फ उसके बेसिस पे आप वो रटने का नतीजा था। हाँ, तो जिज्ञासु बनाना है, अब ये है क्यूरियस बनाना है विद्यार्थी, वो चीजें बदल जाएंगी। जी, कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस इवोल्यूशन है, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू, इसीलिए रिव्यू भी करना है, बीच बीच में उसको बताना भी है। फिर उसने जो नॉलेज होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए उसको एनालिसिस होगा, ये तो होगा परख। और फिर इसका असर देखेंगे, असर का मतलब
ASER, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, इसको कहते हैं असर। पिछले साल क्या रहा, इस साल क्या रहा, ये है एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। रिपोर्ट कार्ड जो मिलता था, तो आप उसको कंपेयर भी कर सकते हैं, भाई ये इसका कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है और तो कितना इम्प्रूवमेंट हुआ, कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो ये तो विद्यार्थियों को निपुण बनाने के लिए है कि उनको परखा जाएगा, उनको पिछले साल, पिछले सेमेस्टर, पिछले महीने, पिछले दिन, हर दिन के असर कितना असरदार रहा, ऐसे हम उसको कंटिन्यूअस शिक्षक के संपर्क में रह के उसको विकसित किया जाएगा। ये तो विद्यार्थी के लिए है, लेकिन इसमें शिक्षकों के प्रशिक्षण का भी व्यवस्था है। हाँ, इसमें एक मैं देख रही थी कि इसमें शिक्षकों के लिए भी अभी तक लगभग 14 लाख टीचर्स उसमें ट्रेनिंग पा चुके हैं। हायर एजुकेशन में मालवीय मिशन टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, MMTTC में ये ट्रेनिंग चल रही है। स्कूली जो शिक्षक हैं उनके लिए और उनके हेड्स के लिए भी है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट, इसका नाम है निष्ठा। तो नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट में अभी तक 14 लाख से भी अधिक टीचर्स ट्रेंड हो चुके हैं, मतलब वो प्रशिक्षित किए जा चुके हैं, क्योंकि डिजिटाइजेशन भी इसका उद्देश्य है। इक्विटी इसके अंदर इसलिए भी है और इंक्लूसिविटी इसलिए भी है क्योंकि आज मोबाइल का जमाना है। हर एंड्रॉयड फोन पे इंटरनेट की एक्सेस है, और इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो कई डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विद्यार्थियों को शिक्षण सामग्रियाँ उपलब्ध कराई जा रही हैं। कई चैनल्स हैं, स्वयं प्रभा है, दीक्षा है, PM ई-विद्या है, स्वयं पोर्टल है, ऐसे तमाम प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे विद्यार्थी किसी भी वैज्ञानिक का, शिक्षाविद का व्याख्यान सुन सकते हैं। उनको दिखाने की व्यवस्था भी विद्यालयों में की जा रही है। विद्यालयों में इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर भी उपलब्ध कराने की प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन विद्यार्थियों के पास चूंकि आजकल स्मार्टफोन है, हर जगह पे उनके पास इंटरनेट की एक्सेस है, तो गांव और शहर की भेद को इसने मिटा दिया टेक्नोलॉजी ने। और इसलिए आज कोई भी विद्यार्थी किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर यदि उसको मेरा व्याख्यान पसंद नहीं है तो किसी दूसरे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के व्याख्यान को उसी विषय पे वो सुन सकता है। ये विकल्प उसके पास है, क्योंकि ऑनलाइन भी इसमें सब्जेक्ट चूज करने की आज़ादी है। जरूरी नहीं कि जो कोर्सेज हम ऑफर कर रहे हैं विद्यार्थी वही कोर्सेज ले। इसके अंदर तो एक मैंडेटरी प्रोविजन भी किया गया कि 40% तक उसको ऑनलाइन लेना है। अच्छा, ओपन एक्सेस से वो ले सकता है, चूज कर सकता है, वो उसको रिपोर्ट कर रहा है यूनिवर्सिटी को, डिपार्टमेंट में बताएगा कि मैंने इतने पाठ्यक्रम मैं इस पोर्टल से ले रहा हूँ, मूक से ले रहे हैं हम, कोर्सेरा से ले रहे हैं, NPTEL से ले रहे हैं, जहाँ से भी ले रहे हैं वो बताएंगे और वो क्रेडिट हमसे मैच करने होंगे। तो इस प्रकार से विद्यार्थी को हर तरह की सुविधा इसके अंदर उपलब्ध है। वो ऑनलाइन पाठ्यक्रम ले सकते हैं, वो ऑफलाइन क्लास में ले सकते हैं, जैसे लेक्चर जैसे ऑनलाइन और ई लर्निंग वाला जो पार्ट है इसमें डिजिटल वाला, लेकिन हम फिर भी कहीं देखते हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों में सर अभी भी इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी उतनी स्मूथ नहीं है जितने की शहरों में है। आप देखेंगे मतलब अगर मैं ही धरी बात करूँ, कोटद्वार से अगर हम ऊपर को चले तो बहुत सारे ऐसे अभी कई बार टेक्नोलॉजिकली जो लॉजिस्टिक है ये ग्लिच तो सब जगह रहेगा। और टेक्नोलॉजी में कई बार ये फेलियर तो हम भी देखते हैं, यहाँ पर भी आता है। ऐसा नहीं है कि गाँव में ही है, महानगरों में भी, शहरों में भी होता है। और आजकल लेकिन आप टेक्नोलॉजी से डिप्राइव्ड भी नहीं हो सकते, तो उसके लिए लैंड नेटवर्क में दिक्कत है, लेकिन टावर्स लगे हुए हैं। और आज एक सर्विस नहीं, हमारे ज़माने में तो एक BSNL होता था, यदि BSNL का नेटवर्क फेल हो गया तो रुक जाता था। आज कई तरह के कम्युनिकेशन की कंपनियां काम करें, कई कंपनी के नेटवर्क विकल्प उपलब्ध हैं, तो किसी और का भी ले सकते हैं जिसका नेटवर्क जहाँ पे अच्छा हो, जिसके टावर्स वहाँ पे सिग्नल ठीक दे रहे हो, तो ऐसा भी कर सकते हैं। सर मुझे लगता है लेकिन लैन की जो कनेक्टिविटी है, लैन की कनेक्टिविटी का इश्यू है, पावर का इश्यू है, लेकिन आज उसके सॉल्यूशंस भी हैं, क्योंकि सोलर पैनल लग रहे हैं तो उससे पावर सप्लाई भी हो रही है। ये तो आते रहेंगे, ऐसे इश्यूज बहुत बड़े इश्यूज नहीं है जो कि लर्निंग को रोक सकें, और इनके समाधान भी निकाले जा रहे हैं। समय के साथ ये चीजें भी विकसित होंगी, क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आएगी वैसे वैसे एडवांसमेंट भी उसको उपलब्ध कराना पड़ेगा। जैसे जैसे एडवांसमेंट होगा टेक्नोलॉजी में, उसको उपलब्ध करवाना भी एक बड़ी उपलब्धि है, और ये करवाना ही पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो वो क्षेत्र या वो विद्यार्थी डिप्राइव्ड रह जाएंगे। तो उनके डेवलपमेंट के लिए भी जरूरी है कि ये होना सुविधाएं उपलब्ध हो। एक चीज़ और मेरे माइंड में आ रही थी, NEP जो 2020 है, तो जैसे हम अगर क्योंकि हम उत्तराखंड से हैं तो पहले हमारे लिए प्राथमिकता उत्तराखंड की बात करना है।
तो उत्तराखंड राज्य में जैसे आप देख रहे होंगे, आप भी रिपोर्ट्स पढ़ते होंगे कि पर ईयर हमारे कुछ स्कूल्स जो हैं वो बंद होते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं पलायन जो है वो एजुकेशन के लिए भी हो रहा है। तो क्या इस शिक्षा नीति से हमारे उत्तराखंड को कोई विशेष इस तरह का फायदा होने वाला है, या जो बंद होते स्कूल हैं या जो शिक्षा के लिए पलायन है, क्या इन पे फर्क पड़ेगा? कुछ पॉजिटिव देखिए, शिक्षा नीति का तो फायदा सबको है, और जो बंद होने वाले हैं वो तो विद्यार्थी नहीं होंगे तो तभी स्कूल मुझे लगता है कि बंद होंगे। विद्यार्थी होंगे तो वो कैसे बंद हो पाएंगे, क्योंकि विद्यार्थियों लेकिन की कहीं आपने होने देखा से- होगा कि कहीं 2 बच्चे हैं, कहीं 5 बच्चे, इस तरह की भी रिपोर्ट्स मिलती रहती हैं हमें। जी। तो कैसे, मतलब 2 बच्चों के लिए, या फिर बंद भी तभी हो रहे हैं, कहीं ना कहीं ये होता है कि उस तरह की शिक्षा या तो मिल नहीं रही है, या फिर वो शिक्षा के लिए ये पलायन शिक्षा हुआ है, तो मिल रही है। या शिक्षा से के लिए पलायन हुआ है कहीं ना कहीं शहरों की तरफ। पलायन, जहाँ पे शिक्षा के लिए पलायन हुआ है तो वहाँ पे आपको अतिरिक्त स्कूल्स भी संचालित करने पड़ेंगे, क्योंकि वहाँ पे व्यवस्थाएं जुटानी पड़ेंगी। जहाँ पे अर्बनाइजेशन जैसे तेजी से बढ़ेगा तो उस तरह की सुविधाएं शिक्षा और स्वास्थ्य की उपलब्ध कराना भी एक बड़ी चुनौती है। लेकिन जहाँ पे आप कह रहे हैं कि जो स्कूल्स में बच्चे नहीं हैं, तो जब यदि वहाँ पे कम बच्चे हैं, यानी घट रही है उनकी संख्या, तो अब जब जब गांव में ही लोग नहीं होंगे तो स्कूल में भी कौन जाएगा? ये तो एक चिंतनीय प्रश्न है ही सबके सामने। लेकिन उसके लिए हमको पहले गाँवों को की ओर लौटना भी पड़ेगा, गाँव को आबाद करना पड़ेगा, तभी तो स्कूल चलेंगे। लेकिन स्कूलों में आज क्वालिटी के लिहाज से देखें, टेक्नोलॉजी इनेबिलिटी के हिसाब से देखें, तो ये सारी सुविधाएं सारी स्कूलों में आज उपलब्ध हो रही है। वहाँ पे शिक्षक भी हैं, वहाँ पे टेक्नोलॉजी भी दी जा रही है, लेकिन वहाँ पे मिड डे मील भी उपलब्ध कराया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि किसी स्कूल को इससे वंचित है, सभी स्कूलों में सुविधाएं तो दी जा रही हैं। बंद होने के कारण है कि छात्र संख्या नहीं होगी, तो ऐसे कुछ कारण हो सकते हैं। अब लेकिन जब विद्यार्थी नहीं होंगे तो किसको नहीं, पता? मेरा कहना है कि जो बंद होते हमारे स्कूल हैं, या फिर जहाँ पे छात्रों की संख्या कम है, या जहाँ शिक्षा के लिए पलायन हुआ है, तीनों चीजों को मिला के, क्या एनईपी 2020 इसके लिए कुछ अनुकूल प्रभाव डालेगी इस पे? मेरा ये कहना है। एनईपी के अंदर तो मैडम प्रभाव ये है कि शिक्षा की क्वालिटी, शिक्षा की आने वाले time में ऐसा नहीं एक्सेसिबिलिटी और क्वालिटी इसके अंदर है, और वो यूनिफॉर्मिटी है। ऐसा इसके अंदर अब तो क्योंकि पूरे देश के अंदर लागू है, तो एक समग्र रूप से आगे चल रही है। तो जो बंद होने वाले जैसे उत्तर प्रदेश में भी अभी चर्चाएं थी, तो वो छात्र संख्या को लेकर के, लेकिन शिक्षा का उद्देश्य उस विद्यालय के लिए वही है जो देहरादून के स्कूल के लिए है। तो आप किसी रिमोट में बैठे हैं, चाहे आप देहरादून में बैठे हो, आपके पास कंटेंट डिलीवरी, टीचर्स की ट्रेनिंग, विद्यार्थी के लिए क्लासरूम का माहौल एक बराबर है। तो ये तो हम लोगों को समझना पड़ेगा कि हम जिसके लिए पलायन कर रहे हैं वही शिक्षा हमें यहाँ पे मिल रही है। अब आप तो लॉन्ग टर्म में इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स आ सकते हैं। पॉजिटिव इफेक्ट बिल्कुल आएंगे, क्योंकि ये पूरी तरह से इस शताब्दी की एक पहली और नई नीति है। सेंचुरी में पहले, बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें बहुत आमूलचूल परिवर्तन है, क्योंकि मैंने पहले बताया कि ये जिज्ञासु बनाएगा, क्योंकि मातृभाषा में बच्चा सीखेगा तो बचपन में कॉम्प्लेक्स का लैंग्वेज तो आप किसी भी स्टेज में सीख सकते हैं, बिल्कुल, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स है वो एक बार मन में चला गया तो आदमी फिर उससे निकल नहीं पाता। मन के ऊपर विजय बहुत जरूरी है, और वो तभी आएगा जब आप ज्ञान अर्जन अपनी मातृभाषा में आप सुगमता से और सुलभता से, सहजता से कर पाएंगे। तो सर, तो सहज बात है। मुझे याद ध्यान आ रही है, जो हमारे लोगों के या हमारे बच्चों के मन में जो अंग्रेजी को लेके बड़ा एक चार्म है, उस पे थोड़ा फर्क पड़ेगा, और हिंदी को हम थोड़ा सा ज्यादा अपनाएंगे। मतलब आज भी आप देखें तो चार्म है, जो इंग्लिश बोल दिया उसको थोड़ा रुतबा ही अलग हो जाता है। जनरली मैं बात कर रही हूँ। देखिए, जैसे हम इंग्लिश बोलें या हम फ्रेंच बोलें, हमारे वहाँ तो भाषा सिखाई जाती, 5 भाषा के विभाग है, अंग्रेजी को जोड़ेंगे तो 6 दून विश्वविद्यालय में फॉरेन लैंग्वेजेस और इंग्लिश के डिपार्टमेंट चल रहे हैं, लेकिन वो ग्रेजुएशन लेवल पे है। इसको ग्रेजुएशन में इसका मतलब आप लैंग्वेज सीख सकते हैं, और बच्चे सीख भी रहे हैं, स्पेनिश सीख रहे हैं, फ्रेंच सीख रहे हैं, जर्मन, चाइनीज, जापानीज सीख करके और जा भी रहे हैं। तो लैंग्वेज तो कभी भी सीख सकते हैं। हम जब दूसरी भाषा को सीखते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको लर्न करते हैं, यानी रटते हैं। तो रटने में क्रिएटिविटी कहाँ है? हमने जो उसको परखा, उसकी प्रोफिशिएंसी बोलने में देखी हमने। आप ये बताया कि यदि कोई व्यक्ति अमेरिका का या लंदन का हिंदी सीखेगा, संस्कृत सीखेगा, और यहाँ पे आके हिंदी में वो कहे कि मैं हिंदी का साहित्यकार बन जाऊं, तो क्या यहाँ जो हिंदी का साहित्यकार इस्टेब्लिश्ड है, क्या उनके मुकाबले आ पाएंगे वो? तो उसी प्रकार से हम दूसरे की भाषा सीख करके क्या हम साहित्य में उनके बराबर जा पाएंगे? क्या हमारी सोच उस लेवल पे जाए? क्योंकि मौलिकता तो हमारे अंदर दूसरे हैं, मातृभाषा तो दूसरी है। आपकी बात से मैं सहमत हूँ जो आप कह रहे हैं, लेकिन मेरा प्रश्न थोड़ा हम इसको है कि हमने जो उसको चार्म बना दिया है, हमें हमारे लोग हमने नहीं बनाया, वो गवर्नेंस का मॉडल था।
क्योंकि ब्रिटिशर के अधीन थे, तो ब्रिटिशर का मॉडल ये था, उनको अपने लिए काम करवाने थे, तो उनकी जो भाषा समझ पाए वो भाषा गवर्नेंस की भाषा हो गई। बिल्कुल, अब मैं ये इसी पे आ रही हूँ कि इससे मतलब इस चीज को थोड़ा सा अब 22 अब देखिए नीट के लिए लोकल लैंग्वेजेस हो गए ना, भारतीय भाषाओं में आ रहा है, और लैंग्वेज तो सीखना ही चाहिए, ये लैंग्वेज को कहीं रोक नहीं रहा है, बिल्कुल, लेकिन जो एक लैंग्वेज पे केंद्रित व्यवस्था थी उसको 22 जगह वो आपने आपने डाइवर्सिफाइड डाइवर्स कर दिया, क्योंकि बच्चों के अंदर जो नहीं बोल पाते थे उनके अंदर एक कॉम्प्लेक्स होता था, बिल्कुल, फिर वो बिल्कुल। पहले समय लगाते थे उसको सीखने में, हाँ जी, हाँ जी। तो या उस फिर वो बोल ही नहीं पाते थे। नहीं, यदि वो सीखने तो उतने दिन उनका बर्बाद हुए, उसकी उतने दिन तक वो रुके रहे, होल्ड पे रहे, फिर आगे आए तो बोले, तब तक समय आगे निकल गया। तो समय के साथ चलने के लिए जरूरी है कि हम सहजता से चलें, इसलिए इसमें जिज्ञासु बनेगा विद्यार्थी, क्योंकि उसको रटना नहीं है, जो जैसे माहौल में आ रहा है वैसे आगे बढ़ रहा है, उसी माहौल में उसको उसी तरह के शिक्षण कराए जा रहे हैं, वैसे ही उदाहरण उसको दिए जा रहे हैं, तो वो नवाचार में आगे बढ़ेगा, क्योंकि उसका दिमाग उतना क्रिएटिविटी में, उतना क्रिएटिव और वो फंक्शन कर फ्री पाएगा। करेगा अपनी बात रखने में भी और अपनी बिल्कुल, बात कहने में। स्कूल से जी नहीं चुराएगा, क्योंकि वहाँ उसको रट के नहीं जाना है। जो डर होता था, जो एक फ़ोबिया है, फ़ियर, उस फ़ोबिया से बाहर निकलेगा विद्यार्थी, तो जब भी कोई भी व्यक्ति, जब आप किसी भी वर्क प्लेस पे आप जाते हैं और वहाँ पे आपको सहजता नज़र आती है, तो आप वहाँ पे और भी ज़्यादा अपनी कैपेसिटी, पोटेंशियलिटी से भी ज़्यादा बेहतर परफ़ॉर्मेंस करते हैं। ये तो साइकोलॉजी, ऐसे मनोवैज्ञानिकों का ऐसा रिसर्च है, ऐसी उनकी फाइंडिंग्स हैं। तो सर जैसे इसमें आपने कहा हम स्किल की बात करते हैं और इसमें हमने व्यावसायिक शिक्षा पे बहुत जोर दिया है एनईपी में। तो इस तरह से जैसे अगर हम अपने जो स्थानीय हमारी चीज़ें हैं जैसे पर्यटन हो गया, पर्यावरण है, आपदा प्रबंधन है, क्या इस तरह के सब्जेक्ट्स भी इसमें इंक्लूड होंगे? कितना मतलब इसमें मददगार हो सकता है कि हम अपने लोकल हमारी चीज़ें जो हैं हम उनको इंक्लूड करें? बहुत महत्वपूर्ण विषय है, जो लोकल विषय हैं और जो कौशल विकास है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 6वीं क्लास से बच्चों को कौशल का ज्ञान दिया जाएगा, और यूनिवर्सिटी लेवल पे अभी जो हम पाठ्यक्रम दे रहे हैं उसमें स्किल बेस्ड स्किल एनहांसमेंट का भी कंपोनेंट है, तभी उसको सर्टिफिकेट मिलेगा। अब जो ये एनवायरमेंटल इश्यूज हैं या जो ह्यूमन वैल्यूज के इश्यूज हैं, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं, इनके बारे में वैल्यू एडेड कोर्सेज भी हैं कि पर्यावरण के बारे में कैसे व्यक्ति को संवेदनशील बनाया जाए, संविधान की समझ कैसे हर व्यक्ति को हो सके, कैसे हम मानव समाज में व्यवहार करें। तो जब तक हम ह्यूमन वैल्यूज़ को नहीं समझेंगे, जब तक हम कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को नहीं समझेंगे, एनवायरमेंटल वैल्यूज़ नहीं समझेंगे, तो हम उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर पाएँगे। तो ये वैल्यू एडेड कोर्सेज़ भी हर विद्यार्थी को ऑफ़र किए जा रहे हैं, और उनका ज्ञान उसको कराया जाएगा। तो हम जब विदेशों से आते हैं, हम कहते हैं वहाँ पे बहुत अच्छा डिसिप्लिन है, वहाँ पे बहुत साफ-सफाई है, अवेयरनेस है। बहुत साफ-सफाई है, हाँ ये जी। हम लोग कहते हैं, जनरली क्योंकि वो अपना वो रिस्पेक्ट करते हैं, वहाँ पे वो उस तरह की वैल्यूज़ उनको पढ़ाई जाती है। हम रेलवे क्रॉसिंग पे यदि हम टू व्हीलर में जा रहे हैं, फोर व्हीलर में जा रहे हैं, तो एक एक लाइन लगी हुई है, लेकिन हम सब वहाँ पे चले जाते हैं जहाँ पे बैरियर है, और वहाँ पे 5 मिनट उसको और उस कुछ तो पार नीचे करने में से भी लग गए, क्रॉस करते थे। कुछ नीचे से, तो क्योंकि हमको ये नहीं बताया गया कि बैरियर पे हम जाम करेंगे तो 5 मिनट सब डिस्टर्ब होंगे, वो भी डिस्टर्ब होगा जो लाइन पे लगा हुआ है। इसी तरह से जब हम पिकनिक मनाने जाते हैं, आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, सब अपने आप को अपडेट करते हैं। वहाँ जब जाते हैं तो हम वो सामान लेके जाते हैं जो जिनको डिस्पोज़ करना होता है यूज़ करने के बाद। ज़्यादातर प्लास्टिक बैग्स में होते हैं, चाहे पानी की बॉटल्स हों, चाहे खाने-पीने के आइटम्स हों, और हम जब उस ऊँचाई पे जाते हैं, वहाँ से हम बहुत अच्छा दिन अपना बिताते हैं दोस्तों के साथ, बहुत मौज-मस्ती होती है, खाना-पीना करने के बाद हम सब वहाँ फेंक के आते हैं। वहाँ कोई सफाई-कर्मी होता नहीं है, और वो जब मैन मेड गार्बेज ह्यूमन के द्वारा जो जो प्लास्टिक, और ऐसे हम 2-4 लोग नहीं जा रहे हैं, वहाँ हज़ारों लोग जाते हैं रोज़। और ऐसे हज़ारों लोग इस प्रकार के हज़ारों पैकेट जब वहाँ छोड़ते हैं और बारिश होती है, तो वो कहीं न कहीं नीचे को बहता है और नाला ब्लॉक करता है, और फिर वो ज़मीन काटता है, बिल्कुल। और वो ज़मीन काट करके फिर अपने साथ बहाता है और एक बड़ी आपदा को जन्म देता है। नाला बड़ा हो जाता है, जब जलाशय छोटी-सी झील बनती है आर्टिफ़िशियल। इस तरह से ये समझ हमने एनवायरमेंटल वैल्यूज़ जब तक हम नहीं सिखाएँगे, तब तक व्यक्ति ये नहीं समझेगा कि प्रकृति के साथ हमें कैसे व्यवहार कर रहे हैं। ये भी हमारे वैल्यू एडेड पाठ्यक्रम का हिस्सा है। हमें संविधान के अंदर कितने अधिकार हैं, क्या हमारे कर्तव्य हैं, तो कर्तव्यों का बोध कराना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ के अंदर विद्यार्थी को वैल्यू एडेड पाठ्यक्रम के अंदर सिखाया जाएगा। ऐसे कई बहुत बड़ी बास्केट विश्वविद्यालय बनी हुई हैं, दर्जनों पाठ्यक्रम हैं, विद्यार्थी अपने मर्ज़ी से उसको लेता है। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक सबसे बड़ी बात है कि हमें अपने जो हमारे अपनी विरासत पर, अपनी सभ्यता पर, अपनी संस्कृति पर गर्व करें। तो गर्व की अनुभूति कब होगी? जब हम उसको जानेंगे। तो इंडियन नॉलेज सिस्टम हर
हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, चाहे इंजीनियरिंग में हो, चाहे मेडिकल में हो, चाहे मैनेजमेंट में हो, ह्यूमैनिटीज़ में हो, हर सब्जेक्ट के अंदर इंडियन नॉलेज सिस्टम का पाठ्यक्रम रखा गया है, ताकि हम अपनी विरासत, अपनी संस्कृति पे गर्व कर सकें। पहले से उसको अध्ययन करेंगे, फिर उसको समझ पाएंगे। तो जब तक हमने अध्ययन ही नहीं किया, तब तक हम उसको कैसे समझेंगे? तो हम जैसे गवर्नेंस में है, तो वैदिक मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस हम पाठ्यक्रम, ये भी हमारे वहाँ वैल्यू एडेड के पाठ्यक्रम है। दूसरे विद्यार्थी इसको लेते हैं। तो ऐसे तमाम पाठ्यक्रमों को हमने वैल्यू एडेड के बास्केट में रखा हुआ है, जिसका कि विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। तो प्रधानमंत्री जी ने 2022 में कहा था 5 प्रण देशवासियों से। उसमें पहला था विकसित भारत 2047, दूसरा था गुलामी की मानसिकता से मुक्ति। तो पहला जो है, विकसित भारत कैसे बनेगा? शिक्षा की गुणवत्ता से। गुलामी की मानसिकता से मुक्ति कब मिलेगी? जब आप मातृभाषा में अध्ययन करके जाएंगे, कॉन्फिडेंस के साथ रहेंगे, क्योंकि हम रट नहीं रहे कोई चीज़। तीसरा था कि अपने विरासत पर गर्व करना। तो विरासत पर गर्व कब होगा? जब उसका आप अध्ययन करेंगे। तो वैल्यू एडेड पाठ्यक्रम में, जैसे मैंने बताया, इंडियन नॉलेज सिस्टम, भारतीय ज्ञान परंपरा, ये पाठ्यक्रम इसमें रखे गए हैं। तो जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, तब तक हम उसको जान नहीं पाएंगे। तो ये 3 जो 5 प्रण में से चौथा है एकता और एकजुटता, यूनिटी एंड टुगेदरनेस, और 5वां है नागरिकों के कर्तव्य। कर्तव्य भी वैल्यू एडेड से आएंगे। तो मुझे लगता है कि उनको कहीं ना कहीं राष्ट्रीय शिक्षा नीति से हो सकता है ये संदेश मिला हो कि ये इस तरह के प्रणों को पूरे करने में सक्षम है। बिल्कुल। नागरिकों को अपने कर्तव्य का बोध हाँ, होता है। क्योंकि हमें अपने अधिकार को तो पहले और फिर कर्तव्य तो हम बिल्कुल नहीं देखते कि हमारे कर्तव्य भी बनते हैं। अधिकारों की बात तो फिर भी कर लेते। जी, तो इस प्रकार से राष्ट्रीय शिक्षा नीति में समग्र विकास की बात है, होलिस्टिक डेवलपमेंट है विद्यार्थी का। सबसे बड़ी बात, विकसित विकास तो तभी हो पाएगा जब वो कॉम्प्लेक्स से फ्री होगा और उसके पास किसी भी सब्जेक्ट को ऑप्ट करने की आज़ादी होगी अपने रुचि के अनुसार। कभी भी छोड़ने का और एंट्री करने का, मल्टीपल एग्जिट मल्टीपल एंट्री का विकल्प होगा। जो डिजिटल डिजी लॉकर पे और जो उसको आभार आईडी दी जा रही है, उस आभार आईडी से वो कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड है। तो वन नेशन वन स्टूडेंट, उसको एक बार रजिस्टर्ड हो गया तो वो आइडेंटिफाइड हो जाएगा कहीं पर भी। तो ये कंसेप्ट भी इसके अंतर पूरा हो रहा है, इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। सर, जैसे एनईपी 2020 में लागू हुई थी और आज हम 2025 में हैं, तो 5 साल लगभग इसको पूरे हो चुके हैं। तो इसके बेसिस पे अगर मैं आज आपसे पूछूं कि इसमें चुनौतियां क्या हैं इसको लागू करने में, जो आई हों और आगे आपको लग रहा है कि आ सकती हैं? इसमें चुनौतियां तो सबसे बड़ी बात है कि शिक्षकों की, क्योंकि हम 3 साल के ग्रेजुएशन से 4 साल में चले गए। जो बाल बाटिका था, बाल बाटिका 1 2 3, नीचे एलिमेंट्री एजुकेशन पे भी हमने फोकस किया है। और एलिमेंट्री एजुकेशन में 3 वर्ष का बच्चे आ रहे हैं, तो वहाँ से लेकर के और हायर एजुकेशन में जो रिसर्च एप्टीट्यूड हमने दे दिया, जो और भी मल्टीपल सब्जेक्ट के हमने विकल्प रखे हैं, तो उनको अटेंड करने के लिए, उनको कवर करने के लिए हमें शिक्षक की ज़रूरत है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे इंडियन नॉलेज सिस्टम है, तो इंडियन नॉलेज सिस्टम पर को विद्यार्थियों तक सही स्पिरिट में पहुँचाए। जैसे हमारी ज्ञान परंपरा विज्ञान के लिए क्या है, जी। या मनोविज्ञान में क्या है, मैनेजमेंट में क्या है। तो इस प्रकार से शिक्षकों की ज़रूरत है। एक तो सबसे पहले मुझे लगता है कि इसमें हमें शिक्षकों को तैयार करना पड़ेगा और शिक्षक पहुंचाने पड़ेंगे। सबसे बड़ी चुनौती तो ये है। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर में तुरंत हमको बदलाव चाहिए, थोड़ा बढ़ोतरी चाहिए, क्योंकि 3 साल का ग्रेजुएशन बच्चा 3 साल बाद जाता था, अब 4 साल बाद जाएगा। तो 1 साल वो होल्ड हो रहा है। 1 साल होल्ड, और यदि जो 3 साल वाले ने ड्रॉप कर लिया तो वो 2 साल का पीजी में जा रहा, 4 साल वाला 1 साल की पीजी में जा रहा। तो इसलिए वहाँ पर, और फिर हम वहाँ पे 2 ग्रुप बन गए, एक रिसर्च वाला ग्रुप है, एक ऑनर्स वाला ग्रुप है। तो व्याख्यान कक्ष भी बढ़ाने पड़ेंगे। तो हमें दोनों चाहिए, सॉफ्ट में हमें टीचर चाहिए और हार्डवेयर में हमें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, क्लासरूम चाहिए, फर्नीचर चाहिए। उसी अनुपात में हमें डिजिटल फैसिलिटी चाहिए, इंटरैक्टिव बोर्ड चाहिए। तो ये सारी चीज़ें तो खैर समय के हिसाब से होंगी। जब 3 ईयर डिग्री कोर्स आया था 87 में, तो तब सिलेबस भी नहीं था, किताबें भी नहीं थी। सिलेबस आया तो किताब नहीं थी, और टीचर्स भी पुराने ही थे, जितने थे। तो तुरंत ओवरनाइट तो होता नहीं, लेकिन तब भी लोगों ने किया और फिर धीरे-धीरे आगे सिस्टम आया। तो इसके अंदर तो बहुत गंभीरता से प्रयास हो रहे हैं। जैसे हर साल 29 जुलाई को इसकी रिव्यू मीटिंग होती है, दिल्ली में सेलिब्रेशन होता है, तो फीडबैक लिए जाते हैं। और रिव्यू का मतलब, यदि फीडबैक और रिव्यू लिया जा रहा है, तो इसका मतलब इसको हम ठीक करना चाहते हैं, इसमें जो कमियाँ आएँगी, क्योंकि जब हम आगे बढ़ेंगे तभी पता चलेगा। उच्च शिक्षा और महिलाओं के लिए रिसर्च में बहुत स्कोप इसके अंदर है। हाँ, उच्च शिक्षा वाला भी मैं जैसे देखती थी कि इसमें अलग से कुछ प्रावधान है। एक तो मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन रिसर्च यूनिवर्सिटी, मेरू कहते हैं उनको। देश में लगभग 100 यूनिवर्सिटी ऐसी बन चुकी हैं अब तक। हमारे वहाँ उत्तराखंड में कुमाऊं यूनिवर्सिटी भी इस कैटेगरी में है। तो एक तो मल्टी डिसिप्लिनरी
रिसर्च एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी मेरू देश में बन रही हैं, तो उसके अंदर विद्यार्थियों को और भी ज़्यादा फैसिलिटीज़ होंगी। रिसर्च के प्रोत्साहन के लिए अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन में सरकार की कोशिश है कि वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। आप तो साइंटिस्ट हैं, आप जानते हैं कि रिसर्च पेपर एक साइंटिस्ट के लिए, एक स्कॉलर के लिए प्रिक्योर करना, मंगाना कितना कॉस्टली अफेयर है। तो इसलिए सरकार ये कोशिश कर रही है कि वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन में इस अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के तहत हर एकेडमिक इंस्टीट्यूशन को, रिसर्च इंस्टीट्यूशन को, विश्वविद्यालय को जर्नल्स उपलब्ध कराए जाएंगे। तो कहीं भी आप हों, आप एक्सेस कर सकते हैं जर्नल्स का। तो जर्नल की एक्सेस होंगी तो रिसर्च की क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट होगा। तो एक तो इसमें वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन से ये फ़ायदा है। दूसरा, प्रमोशन ऑफ यूनिवर्सिटी रिसर्च एंड साइंटिफिक एक्सीलेंस, इसको पर्स कहते हैं। प्रमोशन ऑफ यूनिवर्सिटी रिसर्च एंड साइंटिफिक एक्सीलेंस योजना के तहत कई विश्वविद्यालयों को स्पेशल ग्रांट्स दी गई करोड़ों रुपए में। दून विश्वविद्यालय में भी 6-7 करोड़ रुपए ग्रांट्स मिली हैं, जहाँ पे बहुत एडवांस इक्विपमेंट्स और टूल्स रिसर्च के लिए उपलब्ध हैं, ताकि हमारे विद्यार्थी एडवांस स्टेज की रिसर्च को अंजाम दे पाए। डेटा एनालिसिस करना हो, कोई भी एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करना हो, तो वो उसमें कर सकते हैं। तो इस तरह से इसके अंदर है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स, टीएसटी की स्टेम के अंदर वुमेन साइंटिस्ट को प्रमोशन के लिए बहुत प्रोविज़न किए गए हैं। वुमेन इन साइंस एंड इंजीनियरिंग वाइज प्रोग्राम अलग से चल रहा है। NIRF में, जो नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क में, जो इंस्टीट्यूशंस हाई रैंक पे हैं, यानी जिनकी रैंकिंग 1 है, जैसे IIT मद्रास की, तो ऐसे ही 1, 2, 3, 4 रैंक्स वाले इंस्टीट्यूशन को ये मैंडेट है कि वो अपने साथ स्पोक्स ले सकते हैं, यानी कि रिसर्च पार्टनर के लिए इंस्टीट्यूशन को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो IIT मद्रास NIRF में नंबर 1 की इंस्टीट्यूशन है भारत का, तो उसका स्पोक दून यूनिवर्सिटी है। आजकल हमारे विद्यार्थी और साइंटिस्ट, हमारे प्रोफेसर्स वहाँ गए हुए हैं। एक्सचेंज ऑफ तो नॉलेज। हाँ, जी, जी, जी। तो उनके साथ मिल करके हमारे विद्यार्थी, अब देखिए दून विश्वविद्यालय का विद्यार्थी या हमारे साइंटिस्ट या हमारे प्रोफेसर्स IIT मद्रास के साथ, तो जो NIRF में 1 नंबर है, उनके साथ रिसर्च करेंगे, तो क्वालिटी तो सुधरेगी और एक नया माहौल भी मिलेगा, एक्सपोज़र, वो इसके आने से हुआ। तो अभी तक जो चेंजेज़ आप 5 साल में आप कह रहे थे कि कितने आपको दिखाई दिया, QS वर्ल्ड 500 रैंकिंग में हमारे कई इंस्टीट्यूशन शामिल हुए हैं। QS एशिया रैंकिंग में भी कईयों की जगह मिली है। अब जैसे IIT NIRF मद्रास NIRF में 1 नंबर पे है, तो दून यूनिवर्सिटी के किसी स्कॉलर का या साइंटिस्ट का या प्रोफेसर का, वहाँ के प्रोफेसर के साथ आजकल उनके कोलैबोरेशन में काम हो रहे हैं, उनके रिसर्चेस चल रहे हैं। तो यदि उनका पब्लिकेशन होगा तो उनका भी इम्पैक्ट होगा, उनका भी नाम आगे बढ़ेगा। तो इस तरह से उनकी भी रैंक में इम्प्रूवमेंट आएगा। तो ये एक प्लेटफ़ॉर्म है, जो इससे मुझे लगता है कि मिल रहा है, और ऐसे सभी इंस्टीट्यूशंस के लिए ऐसा किए जा रहे हैं। तो बहुत प्रोविज़न इसके अंदर हैं। ओवरऑल शिक्षा के परिदृश्य को बदलने का इसके अंदर मुझे लगता है कि स्कोप मुझे नज़र आता है। जैसे सर, अगर अभी 5 साल हमारी शिक्षा नीति को आए हुए हो गए हैं और आप इसको बहुत मतलब मैंने देखा डेडिकेटली और बड़े अनुभव के साथ आप इसको आप देख रहे हैं, ओवरव्यू कर रहे हैं। अगर हम ये कहें कि इन 5 सालों में जो निकल कर आया है एनईपी का, वो जो हमारे जो बेनिफिशियल पॉइंट है, वो कोई टॉप 5 पॉइंट्स क्या हैं सर, जो मैं पूछूं? पहला पॉइंट तो मैं ये बताऊँगा, मैं ये देखता हूँ कि विद्यार्थी आज एंटरप्रेन्योर की तरफ जा रहे हैं। हर इंस्टीट्यूशन को सेंटर फॉर इनोवेशन इंक्यूबेशन एंटरप्रेन्योरशिप एंड इंडस्ट्री रिलेशन CII-EIR के तहत एक कंपनी बनानी है इनोवेशन इंक्यूबेशन की। तो वो कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 8 में रजिस्टर्ड होगी नॉन प्रॉफिट के रूप में। लेकिन वहाँ पे विद्यार्थी अपना इनोवेशन दिखाएगा। जो भी हमारे विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, वो यदि कोई उसके पास आइडिया है, तो वो उस आइडिया को वहाँ प्रेजेंट करेगा। वहाँ के एक्सपर्ट उसको इवेल्युएट करेंगे, उसके साथ उसका MOU होगा। तो उसको जितने भी स्टार्टअप स्टार्ट करने की स्कीम्स के हैं, जो भी ये है, वो फ़ायदे मिलेंगे। फायदे। आप देखेंगे इसको 5 साल हो रहे हैं, 18,000 से ज़्यादा स्टार्टअप पूरे देश में, उससे भी ज़्यादा आज इस कैटेगरी के अंदर हो चुके हैं। IIT रुड़की में ये कंपनी बन चुकी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में भी बहुत जगह बनी हुई है। दून यूनिवर्सिटी की हमारी कंपनी रजिस्टर्ड है, IIM काशीपुर की कंपनी रजिस्टर्ड है। ऐसे तमाम देश के अंदर ऐसे विद्यार्थियों को एक तो एंटरप्रेन्योर बनना और स्टार्टअप के फील्ड में उनको मतलब आत्मनिर्भरता की ओर एक तो ये बढ़ा रही है। दूसरा, इसमें विद्यार्थियों को
सब्जेक्ट चूज करने की और एग्जिट और एंट्री की सुविधा है। उनकी मर्जी है, यदि उन्हें कोई विकल्प मिलता है, कोई स्किल उनको अब जैसे कोई लड़का बीबीए का है या वो बीकॉम ऑनर्स में बीकॉम का विद्यार्थी है और वो जीएसटी रिटर्न फाइलिंग जान गया या इनकम टैक्स रिटर्न की उसको जानकारी होगी पहले साल में और वो चाहता है किसी सीए के साथ काम करना, तो जा सकता है। इंडिपेंडेंट भी कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। ऐसे प्रोविजन इसके अंदर किए गए हैं। तो एक तो मुझे लगता है कि स्किल इन्हांसमेंट का है, दूसरा वैल्यू एडेड पाठ्यक्रमों के होने से हम इसको जान पाएंगे, तीसरा इंडियन नॉलेज सिस्टम का बहुत तेजी से प्रसार हो रहा है, तो हम अपनी संस्कृति अपनी विरासत को हम समझ पाएंगे, तभी उस पर गर्व कर पाएंगे। तो इंडियन नॉलेज सिस्टम इसके अंदर आने से, चौथा इसमें डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कंटेंट की उपलब्धता क्लासरूम के व्याख्यान तक बच्चे को सीमित नहीं करता। ये नहीं कि मेरा ही व्याख्यान सुने और मुझसे ही लेकर के अंतिम सत्य मान ले, टेस्ट लगे और यदि बेहतर है, मुझसे ज़्यादा कंटेंट कहीं मिल रहे हैं, तो उसका नॉलेज और भी ज़्यादा आगे बढ़ेगा। तो ऐसे मुझे लगता है कि इसके अंदर काफ़ी फ़ायदे हैं। और जो मल्टीपल एंट्री, यदि लेटरल एंट्री कोई विद्यार्थी ने बीटेक फर्स्ट ईयर या बीबीए या बीएससी कहीं से किया, फर्स्ट ईयर करने के बाद 2 सेमेस्टर के बाद वो एग्जिट करके आना चाहता है दून यूनिवर्सिटी, तो वो आ सकता है। ऐसे 2 सालों से हम बहुत ही बड़ा, जो मुझे लगता है जी, भी बड़ा अच्छा ऐसे 2 साल से हमारे वहाँ कुछ विद्यार्थी आ रहे हैं। हमने उसके लिए एसओपी बना रखी है, हमारे पास एक्सपर्ट की कमेटी है। कैसा रहता है सर इन विद्यार्थियों का वापस आ नहीं अच्छा है, वो तो आ रहे हैं। नहीं वापस नहीं, वो तो उन्होंने वहाँ का छोड़ के यहाँ आ गए। अच्छा। तो वहाँ एग्जिट किया, यहाँ एंट्री कर लिए। अच्छा, ये भी है, ये वो मल्टीपल इंटर जी, यूनिवर्सिटी भी जी। चेंज कर सकते जी, जी, जी। अच्छा। उनका क्रेडिट मैच होना चाहिए, उसके लिए हमने नियम बनाए हुए हैं। हमारे नियमों पे मैच करेगा जो हमारी एसओपी है, उसके हिसाब से यदि उसकी मैचिंग होगी, तो निश्चित रूप से हमने लिया है, 2 सालों से ले रहे हैं हम लगातार। आ गया है। जी, जी, जी। तो ये 5 जो आपने ज़िक्र किया था, मेरी दृष्टि में ये इसके फ़ायदे हैं, जो पहले नहीं हो। पोल्स भी हैं सर। लूपहोल्स तो ऐसे अभी नहीं है क्योंकि बहुत कम समय है, क्योंकि अभी तो लागू हो रहा है। लेकिन इसके लिए इसकी चुनौतियाँ ज़रूर हैं। जो आपने चुनौतियाँ चाहिए कि हमको इसको, एक तो समाज को भी इसके लिए तैयार होना है, विद्यार्थियों को भी माइंड मेकअप करना है। धीरे-धीरे लर्निंग हो रही है और मुझे लगता है कि टीचर्स की ट्रेनिंग और बढ़ानी सर चाहिए। मेरे को लगता है बीइंग मतलब मेरे बच्चे हैं और अभी तो जैसे आप बता रहे हैं कि अपार जो आइडिया ये सब आ रहा है। लेकिन मुझे लगता है ना कहीं अगर इसमें पेरेंट्स का भी इन्वॉल्वमेंट हो जाए और उनको भी थोड़ा-सा एनईपी 2020 की जानकारी दे दी जाए। तो मुझे नहीं पता कहाँ दी जा रही है, कहाँ नहीं दी जा रही है, या हो सकता है कुछ पेरेंट्स खुद से इस जानकारी को ले रहे हों जो अवेयर्ड हैं, लेकिन हर पेरेंट नहीं ले रहा है। तो कुछ ऐसे 1-2 सेशन, मतलब मेरा सुझाव है कि ऐसे सजेशंस उन्हें ऐसा होना चाहिए स्कूल्स में, स्कूल लेवल पे, जहाँ पे पेरेंट्स के भी एक इस तरह की काउंसलिंग होनी चाहिए और उनको भी इसके बारे में बताया जाना चाहिए, ताकि वो भी अवेयर हो सकें इन सारी चीज़ों के बारे में। हो सकता है बहुत सारे पेरेंट्स को पता ही ना हो। आपका ये जेन्युइन पॉइंट है और हम लोग अपने ओरिएंटेशन इंडक्शन में पेरेंट्स को भी इनवाइट कर दें और उस समय हम उनको जानकारी देते हैं, क्योंकि हमारे वहाँ काफ़ी कुछ ऐसे एग्जामिनेशन से लेके डिसिप्लिनरी ऐसे रूल्स होते हैं जिनकी जानकारी अभिभावक को भी होनी चाहिए। लेकिन एनईपी के बारे में आपने तो चैनल ही बनाया है, तो इस चैनल के माध्यम से भी लोगों को जानकारी मिलेगी बिल्कुल। और और भी तमाम चैनल हैं आजकल जहाँ से लोगों को जानकारी मिल सकती है। लेकिन विश्वविद्यालयों में भी यदि हमारे पास कोई अभिभावक आते हैं, तो हम उनको काउंसलिंग ज़रूर करते हैं। हम उनको समझाते हैं, क्योंकि करियर काउंसलिंग विद्यार्थी के साथ-साथ पेरेंट्स की भी होनी बहुत ज़रूरी है। सर और मेरे को ये हमारे लगता है कि कॉलेज में आके बच्चा फिर भी समझदार हो जाता है, लेकिन स्कूल लेवल पर आप देखिए उस तरह की समझ डेवलप नहीं हो पाती है। तो अगर पेरेंट्स को भी इसमें एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम इस तरह का हर स्कूल चलाए कि 10th के बाद 11th में सब्जेक्ट्स लेने से पहले पेरेंट्स की काउंसलिंग की, बच्चों के साथ पेरेंट्स को भी बुलाया जाए और एक नहीं, इंटरनल अच्छा है। काउंसलिंग किया जाए। स्कूल में तो पेरेंट टीचर मीट तो होती ही है, पेरेंट लेकिन एनईपी को लेकर के, एनईपी को तो लेके लेकर एक जिनकी कार्यशाला यदि इस आयोजित तरह के होगी। ऐसा हो, तो ये सजेशन है मेरा, कोई ऐसा है। नहीं अच्छा है, ये तो होना ही चाहिए। मेरा तो ये मानना है कि टीचर्स की भी ट्रेनिंग लगातार होती रहनी चाहिए, क्योंकि देखिए टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, बिल्कुल। बहुत तेज़ी से एडवांसमेंट हो रहे हैं, तो जो भी नया-नया शिक्षा के क्षेत्र में जो भी सुधार हों, दुनिया में कहीं पर भी कोई नई चीज़ आ रही है, कोई नया तो प्रयोग है, तो वो हम उसको ज़रूर कर सकते हैं। वो एनईपी के अंदर वो फ्लेक्सिबिलिटी है। हम अपने क्लासरूम के डिज़ाइन को उस तरह से कर सकते हैं कि जिससे विद्यार्थी और भी उत्सुकता से उसको सीखे। ये शिक्षक के लिए इसमें आज़ादी है, मतलब वो कर सकते हैं, पहले भी थी, लेकिन अब और ज़्यादा है, क्योंकि अब इसका मैंडेट ही ऐसा है कि हमने विद्यार्थियों को होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है। तो होलिस्टिक डेवलपमेंट की दिशा में जो भी कंटेंट, जो भी स्टडी मटेरियल, जो भी कहानी, जो केस स्टडी हम कर सकते हैं, उसको हम ज़रूर करें। और पेरेंट्स तो चूँकि स्टेक होल्डर ही है, तो पेरेंट्स के साथ तो ज़रूर इंटरेक्शन होना चाहिए। हर स्कूल को करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है।
सर ये जो NEP 2020 हमारी है, इसको लेकर एक चीज़ मैं और जानना चाह रही थी जो शायद बहुत विशेष है और हायर एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि जो इसमें बातें आ रही, जो इसको रेगुलेशन है इसका, वो किस तरह से होगा? जैसे कि सुनने में आ रहा था कि अब UGC और AICT जो हमारे होते थे वो अब उस तरह से इफेक्टिव नहीं रहेंगे। क्योंकि यूजीसी और एआईसीटी लगभग लगभग उच्च शिक्षा के अंदर एक टेक्निकल को देखता था, एक सभी को कवर करता है। कुछ प्रोविजन टेक्निकल एजुकेशन के यूजीसी में भी हैं। तो इसलिए क्या है कि कई बार ये दो तरह की जो अपेक्स बॉडीज थी, उसकी बजाय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंदर हायर एजुकेशन कमीशन बनाने का प्रस्ताव है। HEC होगा और इस हायर एजुकेशन कमीशन के अंदर 4 काउंसिल होंगी। पहला काउंसिल होगा जो रेगुलेटरी काउंसिल होगा, दूसरा ग्रांट के लिए जो ग्रांट काउंसिल होगी, वो अलग से जी इनको फंड करेंगे, होंगे वो हायर एजुकेशन कमीशन में। तो यूजीसी और एआईसीटी से बन जाएगा हायर एजुकेशन कमीशन। उस कमीशन के अंदर 4 काउंसिल, पहला काउंसिल जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को देखेगा रेगुलेटरी काउंसिल कहलाएगा, दूसरा जो ग्रांट से संबंधित डील करेगा वो ग्रांट काउंसिल है, तीसरा एक्रेडिटेशन जो क्वालिटी को मेजर करेंगे वो एक्रेडिटेशन से है, और चौथा है जनरल एजुकेशन जो सामान्य प्रशासन कह सकते हैं। तो इस प्रकार से 4 काउंसिल होंगे। तो जो नेशनल लेवल पे जो हायर एजुकेशन कमीशन है, ऐसे ही स्टेट लेवल पे आ जाएगा तो स्टेट एजुकेशन कमीशन रहेगा। ये स्टेट फिर ये जी प्रोविजन है, ऐसे प्रोविजन है। तो नेशनल लेवल पे एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया एक तरह से, फिर स्टेट लेवल पे आ जाएगा। तो इस तरह से आगे इसमें पड़ेगा। तो जो ये हमारी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में जो लिखा रहता है NAC एग्रेडेशन A++, जी जी जी, ये इसी के हाँ। तो नैक अभी तक तो नैक चल रहा था। हाँ। अब उसमें एक्रेडिटेशन काउंसिल है, हो सकता है वो नैक ही रहे। अच्छा। लेकिन एक्रेडिटेशन काउंसिल इसके अंदर आ जाएगा। अभी यूजीसी में है तो एआईसीटी अलग चलता है, एआईसीटी वाले एनबीए करते हैं, उनका एक्रेडिटेशन बोर्ड अलग है जी, इनका बोर्ड नैक में है। तो इस तरह से दो एक्रेडिटेशन चल रहे हैं। अब एक यूनिवर्सिटी में मान लीजिए 2 तरह के प्रोग्राम चल रहे हैं, इंजीनियरिंग भी चल रहा है और ह्यूमैनिटीज भी चल रहा है। ऐसे करेगा तो वो कहेगा मेरा इंजीनियरिंग एनबीए से है और मेरा ह्यूमैनिटीज जो है, इसको मर्ज करके कुछ नया बना जी नया नहीं, एक है जो हायर एजुकेशन कमीशन होगा और उसके नीचे काउंसिल्स होंगे। और इस तरह से इसको पूरी यूनिफॉर्मिटी है ना, फिर अलग नहीं है कि कहीं कुछ चला कहीं कुछ चला, ऐसे। और स्टेट लेवल पे वही चला जाएगा और उसी तरह से स्ट्रक्चर स्टेट लेवल पे भी स्टेट एजुकेशन काउंसिल होगा उसके अंदर और कमीशन। बेनिफिशियल होगा पहले वाले से। जी जी, बेहतर है क्योंकि एक ही जगह से यदि कमांड मिले, एक ही तरह के रूल रेगुलेशन होंगे तो समझ जाने में इम्प्लीमेंट करने में सुविधा रहेगी। जी सर, बड़ा अच्छा लगा आप हमारे शो में आए और NEP 2020 को लेके मुझे भी आज बहुत सारी जानकारी जो है थोड़ा बहुत पता थी, बट इतने विस्तार से जो आपने चीज़ें बताई वो वाकई बहुत ही काम की हैं, बहुत फ्रूटफुल रहेंगी। इनकी नॉलेज होना मुझे लगता है हर पेरेंट को, हर बच्चे को और हर टीचर को होना ज़रूरी है ये सारी चीज़ें। अगर सर फाइनलाइज मैं आपको बोलूँ, एक समराइज कि आप अपनी बात का जो NEP 2020 को लेकर आज हम बैठे हैं, आप क्या हमारे दर्शकों से कहना चाहें? हम बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतना पेन लिया और प्रयास किया कि इस पे चर्चा हो जाए। बहुत ज़रूरी है, कोई भी नीति अच्छी होती है, उस नीति को धरातल पे उतारने के लिए उसके स्टेक होल्डर्स का बड़ा रोल होता है। हम समाज के एक जिम्मेदार नागरिक के नाते उसको ज़रूर, हम तो शिक्षक हैं, हमारा तो दायित्व है, अभिभावकों का भी दायित्व है, वो इसको समझें, अध्यापकों के साथ संवाद करें, टीचर्स के साथ यदि अभिभावकों का संवाद होगा तो अच्छा ही है। विद्यार्थियों को समझाना हमारा दायित्व है और ओवरऑल पूरा सिस्टम बदले, एजुकेशन का, टीचिंग लर्निंग, ये इसका उद्देश्य है। मेरा संदेश तो यही है कि हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सभी जो सेलेंट फीचर्स हैं उनको समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये बहुत अथाह है। इसको समझना, इसको परिभाषित करना, इसको बताना काफ़ी कम है और 5 साल का कालखंड तो काफ़ी कम है। इसमें और भी चेंजेस बीच-बीच में आते रहेंगे। तो मेरा यही संदेश है सबको कि बहुत अच्छी शिक्षा नीति है। यदि इसका हम फ़ायदा अपने आने वाली पीढ़ी को दे पाएँ, अपने विद्यार्थियों को दे पाएँगे, तो निश्चित रूप से एक ज़िम्मेदार नागरिक के रूप में, ज़िम्मेदार नागरिक का मतलब होता है जिसको दायित्व का बोध है। मैच्योरिटी उसी को कहते हैं। एज तो सबकी बदलती बढ़ती रहती है, लेकिन मैच्योरिटी जिसको आ जाए वही दायित्व बोध होता है। तो हम एक मैच्योर समाज का निर्माण कर पाएंगे जो अपने दायित्वों का, अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन कर सके। और जिम्मेदारी और दायित्व है कि इस देश को, इस समाज को हम आगे ले जा सकें, उसमें हम अपना योगदान दे पाएंगे। ऐसा कंटेंट, ऐसी विषय वस्तु इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंदर मुझे नजर आती है। लेकिन इसके लिए शिक्षकों का समर्पण चाहिए और पेरेंट्स की तपस्या भी जरूरी है कि वो भी जरूर शिक्षकों के साथ संवाद बनाएं
और विद्यार्थी निश्चित रूप से कामयाब होगा, आगे बढ़ेंगे, ऐसी मेरी कामना है, ऐसी मेरी अपेक्षा भी है, मेरी उम्मीद भी है। तो बहुत धन्यवाद सर, आप हमसे जुड़े और इतने अच्छे एनईपी 2020 को लेकर जो हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारी आई है, 5 साल जिसको आज हो चुके हैं जुलाई में हमारे, तो बड़ा अच्छा रहा ये चर्चा और बहुत धन्यवाद आपका हमसे बहुत जुड़ने। धन्यवाद, आपने इतना प्रयास किया, आपके चैनल के आपके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएँ। आप थे हरीश चंद्र पुरोहित जी और स्कूल ऑफ मैनेजमेंट दून यूनिवर्सिटी में डीन के पद पर हैं और एनईपी 2020 को लेकर आज हमारी उनसे जो विस्तार से चर्चा हुई है, मुझे लगता है इससे हमारे छात्रों को, अभिभावकों को और हमारे शिक्षकों को तीनों ही को ही अलग से फ़ायदा मिलने वाला है। और हर अगर आपके जानने में कोई शिक्षक है या कोई स्टूडेंट है या कोई इस तरह का अभिभावक है जिसको ये चीज़ें की जानकारी प्रॉपर ना हो, तो आप इस पॉडकास्ट को फॉरवर्ड कर सकते हैं उन तक, ताकि उनको ये पूरी जानकारी हो सके। हमारे आज के अच्छे स्टूडेंट्स हमारे कल के बहुत अच्छे नागरिक हो सकते हैं, तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि हम एनईपी 2020 जो हमारी, जैसा भी बताया कि सदी की पहली शिक्षा नीति हमारी आई है, तो हम इस पे बहुत अच्छे से चर्चा हुई है। आप लोगों को ये चर्चा पसंद आई होगी ऐसी मैं उम्मीद कर सकती हूँ। अगले पॉडकास्ट में हम एक नए विषय और एक नए नज़रिए को लेकर फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।